हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा अपनी दिनचर्या को बेहतरपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे होंगे और सफलता की ओर एकाग्रता से मन चित लगाए हुए अपने लक्ष्य का भेदने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फोकस हो जाइए व्हाइट बोर्ड पर। आज मैं पर्यावरण से संबंधित टिकाऊ विकास मैं बताऊंगा कि टिकाऊ विकास बनाने हेतु क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मानव के जीवन में या जंतुओं के जीवन में, जिससे आने वाली पीढ़ियां को जो खनिज संपदा हैं उपलब्ध हैं पृथ्वी पर उनको आसानी से मिल जाएं। तो आइए, टिकाऊ विकास हेतु मैं लिखा हूँ, देखो डायग्राम इतना अच्छा लिखा हूँ, इस पर फोकस हो जाओ। टिकाऊ विकास हेतु सूचनाएं। तो टिकाऊ विकास हेतु सूचनाएं दो चीज़ें हैं, इससे दो चीज़ें रिलेटेड करती हैं। पहले तो चीज़ ये है कि पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं मैं तुमको बताऊंगा कि पर्यावरण संबंधित सूचनाएं क्या क्या होती हैं। तो देखो, पर्यावरण संबंधित सूचनाएं में आपको ध्यान किस पर देना है? जैविक अधिवास। जैविक अधिवास, अब जैविक अधिवास कहते किसे हैं? अब मैं इतना बता कर निकल जाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा जैविक अधिवास के बारे में जान लो। जैविक अधिवास उसे कहते हैं जिसमें मनुष्यों का या जंतुओं का या पेड़ पौधे या चिड़ियों का उनका एक अलग से इन्वायरमेंट, उनको कहते हैं जैविक अधिवास, जहाँ पर वो रहते हैं तथा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य का एक इन्वायरमेंट है ना, तुम ग्राम सभा कस्बा यहीं पर रहते हो, जंगलों में रहते नहीं हो। जंगलों में भी रहता था पहले प्राचीन काल में जो आदि मानव थे, आपके पूर्वज बोल सकते हैं। अब कहते हो आपको के पूर्वज हैं, हाँ भाई सभी के पूर्वज थे वो, तो उसी कहते हैं जैविक अधिवास। वहाँ देखो पृथ्वी पर आप रह रहे हो तो तरह तरह की चीज़ें उगा रहे हो, धान लगा रहे हो, गेहूँ बो रहे हो, मटर बो रहे हो, चना बो रहे हो, तरह तरह की चीज़ें ना। तो आपके भरण पोषण के लिए ये सब चीज़ें आवश्यकता है ना। तो आपका एक अधिवास है कि आप उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, या कोई खेती नहीं कर रहा है तो नौकरी कर रहा है, लेकिन ये नहीं है गाँव नगर वो रह रहा है तो जरूरी नहीं कि वो नौकरी करे, नौकरी कर भी रहा है तब भी वो खेती कर रहा है, ठीक। तो उसी कहते हैं जैविक अधिवास। इसी तरह जंतुओं का होता है, उनका भी एक अधिवास इन्वायरमेंट होता है। जैविक अधिवास मतलब जीव जंतुओं का रहने का आवास, मनुष्यों का रहने का आवास। ये तीन क्षेत्रों में अलग अलग है, मनुष्यों का अधिवास, जंतुओं का अधिवास तथा वायवीय अधिवास। जैसे पृथ्वी पर रहेंगे मतलब एक इन्वायरमेंटल, जैसे मनुष्यों का अधिवास में मनुष्य के जितनी मनुष्य की प्रणाली आती हैं, तो पर्यावरण जानते हो ना, सभी मनुष्यों को एक भाव से देखती है। जातिवादिता तो पृथ्वी पर पैदा होने पर आती है, लेकिन पर्यावरण के लिए सभी जितने पृथ्वी पर जीव जंतु मतलब बोल सकते हो जिनमें जान है या सजीव है या निर्जीव दोनों चीज़ें, तो उनके लिए सभी समान है, ठीक। वो एक नज़र से देखता है। ये नहीं है कि पता लगा फलानों को पर्यावरण ऑक्सीजन दे रहा है आपको नहीं देगा, ऐसा नहीं है उसके अंदर, ये सब मनुष्यों के अंतर्गत रहता है, ठीक। आप इस पर ध्यान दीजिए, उसी कहते हैं जैविक अधिवास। इतना समझा दिया, आप समझ गए होंगे कि यहाँ सभी चीज़ें जिससे उपलब्ध हो जाएं उसी जैविक अधिवास कहते हैं। अब दूसरा चीज़ प्राकृतिक संसाधन से संबंधित। प्राकृतिक संसाधन में बहुत चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ पर्वत, जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो पृथ्वी पर जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं, इसमें से कुछ मानवकृत वस्तुएं हैं तथा कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ठीक। कन्फ्यूज नहीं होना। अब प्राकृतिक संसाधन आप समझ लेना, जितने चीज़ आप सोच रहे हो तो आप उसमें से कुछ चीज़ें प्राकृत हैं, कुछ चीज़ों मानवकृत हैं, मतलब वो प्राकृत नहीं देता, मानव उसका निर्माण करता है अपनी वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा, ओके। ये हो गया, ये भी हो सकता है। अब आ जाइए पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संबंध में। अब पर्यावरण के कुछ आधारभूत कारक हैं। अब कारक वो कैसे हैं कि आप जान लीजिए। जैसे पर्यावरण आधारभूत कारक हैं, जैसे एक लिमिटेड मतलब वो अपने सीजन वाइज कि जैसे क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बोल सकते हो, जलवायु परिवर्तन, इसमें आया जाएगा जल, जीव जंतु, जलवायु, ऊर्जा, तो इन्हीं सब हैं पर्यावरण के आधारभूत कारक में जीव जंतु, वायु, जलवायु और ऊर्जा। अब इन जलवायु भी जानते हो, जलवायु किसे कहते हैं? एक स्थान पर लंबे समय तक रहने वाले वायवीय वातावरण को जलवायु कहते हैं, मतलब कम से कम 10-12 महीने तक रहना चाहिए, ठीक। और ऊर्जा भी जानते हो, ऊर्जा दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक प्राकृतिक ऊर्जा, एक मानवकृत ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा है,
और ये विद्युत ऊर्जा मानवकृत ऊर्जा है। विद्युत का संचालन मानव ने किया है, ठीक, ऊर्जा बनाया है, इसे ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। ये हो गए। अब आइए वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है। वर्तमान पर्यावरण की स्थिति बहुत बेहद सोचनीय है या इस पर बहुत विचार करने योग्य है। बहुत खराब है एक हिसाब से बोल सकते हो। सरकार इस पर तरह तरह के प्रयास करती रहती है इसे सुधारने के लिए। पर्यावरण की स्थिति लगभग वर्तमान में देश का टेम्परेचर 1.5 सेल्सियस बढ़ गया है पिछले 10-15 सालों में। 1.5 सेल्सियस तापमान बढ़ गया है तथा हिमनद ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। जहाँ बाढ़ नहीं आता था वहाँ बाढ़ आने लगी है। जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ उसी को बोल सकते हैं, वहाँ जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बारिश होने लगी है। जहाँ बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ने लगा है। ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। समुद्रों का स्तर बढ़ने लगा है, जिससे चक्रवात और भूकंप तरह तरह की चीज़ें हर वर्ष आती रहती हैं। तो यही है पर्यावरण की वर्तमान स्थिति। आप जान लिए ना। अब आ जाइए मेरे बच्चों, अब आ जाओ ईश्वर। मनुष्यों व उससे संबंधित क्रियाकलाप की सूचनाएं, कि मनुष्य की क्रियाकलाप क्या होती है तथा मनुष्य को सूचनाएं क्या देना चाहता है। टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास मनुष्य को क्या सूचना देना चाहता है कि क्या चाहिए टिकाऊ विकास हेतु। तो आप जानिए पहला फैक्ट क्या है। जनसंख्या वृद्धि दर तथा जनसंख्या का आकार। टिकाऊ विकास हेतु ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या का आकार। कि जनसंख्या की वृद्धि कितनी दर से हो रही है तथा कितना है वर्तमान में, और आकार मतलब वही है कितना है, कितने आकार में है। आप जानते हो ना, आपके घर में थोड़ा समझिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं समझा रहा हूँ आपको आपसे रिलेटिव उदाहरण देकर। आप समझिए आपके घर में कितने लोग रहे हैं। आपके घर में किसी के घर में 4 लोग होंगे, किसी घर में 8 लोग, किसी घर में 10 लोग। तो तरह तरह की जनसंख्या हो गई ना अलग अलग परिवारों में। तो सबके घरों में उनका भरण पोषण के लिए चीजें या उनका बोल सकते हो जो खर्चा रहता है उनके प्रति व्यक्ति आय वो अलग अलग रहती है। तो टिकाऊ विकास हेतु जनसंख्या वृद्धि और आकार बहुत मायने रखता है। अब आपको समझा दिया कि अगर किसी घर में कम आदमी है तो कम खर्चा होगा, या भाई हो सका खर्चोले व्यक्ति हो, लेकिन वो अपवाद है, ऐसा रहता नहीं है। सभी का सेविंग अकाउंट रहता है, सभी अपने पैसा बचाने का प्रयास करते हैं। अब आकार पर ही जनसंख्या वृद्धि निर्भर करता है। आपका एक गाइडलाइन तैयार करता है कि आपको इसी हिसाब से खर्चा करना है, इसी के हिसाब से चलना है। हर परिवार के आपसे रिलेटेड समझोगे जानियो। और ये जनसंख्या वृद्धि एक क्वेश्चन था मेंस में कि भारत की जनसंख्या वृद्धि देश के धनात्मक तथा ऋणात्मक क्षेत्रों में विस्तार कीजिए। मतलब इससे फायदा क्या है तथा नुकसान क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि से फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान इस तरह है, थोड़ा जानिए एक लाइन में, जल्दी जानिए, वीडियो ज़्यादा देर का रहता नहीं। नुकसान इस तरह है कि मान लो देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन अपने देश के अंदर अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी तो सरकार कितना लोगों को उनका भरण पोषण के लिए तरह तरह की योजनाएं कब तक चलाएगी। कि आपको 5 किलो राशन मिलता रहेगा, आपको 2000 रुपये मिलता रहेगा, आपको ये पेंशन मिलता रहेगा। तो ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर किसी के घर में अगर जो लोग सक्षम हैं तो देखोगे ज़्यादातर योजनाओं के पीछे भागते नहीं, अरे मिले ना मिले, जो इसके पात्र हैं उन्हें मिल जाए वही बड़ी बात है। ठीक, उनके मन में यही विचार रहता है। तो जैसे और फायदा क्या है, अगर मान लो स्किल डेवलपमेंट कर लिए ना, तो जितने देश हैं 195 या 198 जितने हैं पूरे पृथ्वी पर, ठीक, तो सभी से आगे जा सकते हो, क्योंकि यहाँ सभी व्यक्ति काम करेंगे और सभी की प्रति व्यक्ति इनकम आय रहेगी। तो इससे देश की जीडीपी में बहुत ग्रोथ होगा। ठीक, समझ गए होगे, इतना बहुत है। इस पर लेक्चर नहीं कहोगे कि इस एक के टॉपिक को खोज हो रहे हो, तो हो गया, आप समझ गए होगे कि मैं समझाना क्या चाहता था। 1-2 मिनट चर्चा हो गई। अब आइए विभिन्न संसाधन एवं खाद्य की उपलब्धता। मानव विकास और उससे संबंधित क्रियाकलाप के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि विभिन्न प्रकार के संसाधन हो, खाद्य की उपलब्धता हो। खाद्य मतलब भोजन, खाने पीने की योग्य चीज़ें, उसे खाद्य सामग्री कहते हैं। एक खाद्य मतलब वो नहीं खाद्य, ठीक, वो खाद रहती है। खाद्य और उर्वरक में अंतर बताइएगा। ठीक, खाद अलग चीज़ होती है और उर्वरक अलग चीज़ है। अच्छा, जो दुकान में मिलती है उसे खाद कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। आप इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक मेरे दोस्तों, ओके। तो जैसे पहले प्राचीन काल में देखोगे कि इतना
अपने खेतों में उत्पादन नहीं होता था। आज जिस जगह आप 10 कुंटल 12 कुंटल उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ प्राचीन काल में देखोगे तो लगभग 4.5 से 5 कुंटल, 3.5 कुंटल उतना उत्पादक होता था। तो उत्पादकता बढ़ी कैसे? विभिन्न प्रकार के संसाधन का डेवलपमेंट हुआ, ट्रैक्टर आए, समरसेबुल आए, मतलब टेबुल जो समरसेबुल लगे जगह जगह, जहाँ नहीं भी खेती होती थी वहाँ भी खेती होने लगी। तो यही है विभिन्न संसाधन, तो इससे खाद्य उपलब्धता बढ़ी है। अगर संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध रहेंगे तो खाद्य उपलब्धता कमी नहीं आएगी। आप देश में आयात बदली निर्यात करोगे, देश की वस्तुएं जो ज़्यादा उत्पादकता करोगे तो देश की वस्तुओं को निर्यात करोगे, उससे कुछ देश में पैसा आएगा और देश की जीडीपी में ग्रोथ होगा। ठीक, अर्थव्यवस्था में। अब जान लीजिए गैर अनिवार्य और संरचनात्मक सुविधाएं, मतलब जो अनिवार्य नहीं है, एक हिसाब से बोल सकते हो, और बोल सकते हो अनिवार्य भी हैं। संरचनात्मक सुविधाएं तो एक हिसाब से जैसे आप किसी अपने आप को रिलेटिव बता रहा हूँ, संरचनात्मक सुविधाएं आप समझ जाओगे। जैसे आपको कोई कुछ करना रहता है अगले 1-2 सालों में, तो आप उसका एक डायग्राम या योजनाएं बनाए रहते हो कि अब मुझे इतने दिनों में ये करना है, इस टारगेट पर मुझे इतना दिन काम करना है। तो ये संरचनात्मक। तो गैर संरचनात्मक सुविधाएं से अगर तरह तरह की चीज़ें योजनाएं लगे तो आप बहुत कम चांस है कि आपकी योजना सफल हो। आपकी योजना सफल नहीं होगी आपकी अगर एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक डायग्राम नहीं है कि आपको इस इतने दिन इस पर काम करना है तथा इस पर इतने दिन काम करना है। वही है, इसको पर्यावरण से भी रिलेटेड करके देख सकते हो तथा मनुष्य से भी रिलेटेड करके देख सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आ जाइए औसत जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। अब औसत जीवन स्तर देश में, भारत का औसत जीवन स्तर कितना है? लगभग 70 वर्ष है। भारत का औसत जीवन स्तर 70 वर्ष है। और प्रति व्यक्ति आय हो गई कि प्रति व्यक्ति आय मतलब वही जो बताया, अगर देश का हर व्यक्ति कमाएगा तो देश की इकोनॉमी में तेजी से स्तर होगी। तो अपने इंडिया में ज़्यादातर देखोगे कि 1-2 लोग कमाने वाले हैं तो लगभग 5-6 लोग खाने वाले हैं। तो इसी कारण की वजह से भारत की जीडीपी बहुत कम या बहुत स्मार्ट तरीके से नहीं ग्रोथ कर पा रही। नहीं तो जनसंख्या में जहाँ पे वो पहले स्थान पर हो गया, लगभग 142 करोड़ जनसंख्या हो गई है 2024 के अनुसार। हम चीन को पीछे पीछे पछाड़ दिए। तो चीन तो ये भी इस पर कमेंट किया था कि भारत हमको जनसंख्या में पीछे छोड़ रहा है, लेकिन क्या हो मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी टक्कर दे पाएगा। तो जानता है ना कि वहाँ स्किल डेवलपमेंट नहीं, वहाँ तो दो ये चीज़, बच्चों पैदा हुआ सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो बाबू, सरकारी बाबू बन जाना, पहला सपना तो दिखा देता है ना। तो उसको अच्छे से स्किल सिखाने, बच्चे की रुचि नहीं देखेंगे, बच्चे की रुचि कहाँ है, उसकी स्किल डेवलपमेंट हम करा दें। वो जो 25 साल तक अपनी जवानी बर्बाद करेगा तैयारी में, और 18-20 साल में स्किल डेवलपमेंट करके आराम से अच्छा पैसा कमाएगा। अच्छी स्किल डेवलपमेंट किया तो ऐसे ही सरकारी नौकरी फेल है और आराम से 40-50 हज़ार महीना कमा लेगा अपने स्किल के दम पर। तरह तरह कंपनियों कमा भी रहे हैं, हमारे भी रिलेटिव 1-2 हैं जो कमा रहे हैं स्किल के दम, स्किल मतलब उनके अंदर स्किल है, उस पर उनको पैसा मिल रहा है। तो यही कारण है, अगर स्किल डेवलपमेंट पर काम होता है, सरकार ने इस पर बहुत प्रयास किया, नहीं कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, सरकार ने तरह तरह की योजनाएं प्रयास किया। लेकिन अब बोलते हैं ना जनता ही करप्ट है, जनता हम तुम ही करप्ट हैं। एक हिसाब से बोल दो हमसे तुमसे जो आज मेहनत करके कल ब्यूरोक्रेट बना है या तरह तरह की विभिन्न पदों पर बैठा है, तो जो स्किल डेवलपमेंट पर है जिस क्षेत्र में उसे लागू कराना था, अच्छे से वर्क कराना था, वो अच्छे से पहुंच भी नहीं पा रहा है तथा इसमें रुचियां भी नहीं है मनुष्यों की, तो वो भी क्या करें। किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे अनिवार्य ये है कि दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। आपको सरकार कितने मशीनें और कितने तरह तरह की चीज़ें, संयंत्र, उपयंत्र या उपकरण उपलब्ध करा दे, लेकिन आपकी सीखने की रुचि ही नहीं है, आपको लतें लगी है उसकी, तो आप स्किल डेवलपमेंट नहीं बन सकते हो, ना स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। ठीक, अब इनसे थोड़ा 1-2 प्रश्न है कर लो। 1987 में WECD डेवलपमेंट हुआ, जो इसका लक्ष्य था आवर कॉमन फ्यूचर, जो मतलब इसका उद्देश्य था, एक हिसाब से इसको बोल सकते हो इसकी थीम थी 1987 WECD की। आवर थीम क्या थी, मतलब थीम क्या थी, तो यही आपको मानना है आवर कॉमन फ्यूचर। पर्यावरण में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वर्तमान से रिलेटेड करके ज़्यादा पूछता है। ठीक,
पर्यावरण में फैक्ट पढ़ा जाता है, ना कि पुराना डाटा जो पूछा रहता है वर्तमान की दृष्टि से, जो पुराने समय में हुआ वो क्वेश्चन वर्तमान की दृष्टि से था, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका बेस पढ़ लो और बाकी अपने करंट अफेयर देखते रहो, क्या हो रहा है देश में, पर्यावरण में सुधार क्या हो रहा है, क्या थीमें चल रही हैं, किस प्रजातियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, रेड डाटा बुक क्या कहता है, ठीक, उसी पर आपको गौर करना है तथा उसमें नई चीजें ऐड कर देना है, आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और 1992 पृथ्वी सम्मेलन में देखो 1992 में एजेंडा 21 ये हुआ था, एजेंडा 21 का सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरिया में, इसकी घोषणा, इसको पूर्ण समर्थन मिला था, ठीक। और 2002 में जोहान्सबर्ग में मुख्य मुद्दा सतत विकास का था, तो वहीं पूछते हैं सतत विकास का मुद्दा जोहान्सबर्ग में किस सन में हुआ, या 2000 दे देते रहते हैं, कहाँ हुआ जोहान्सबर्ग, या मुद्दा क्या था, सतत विकास। एक में से दो 3 क्वेश्चन बनता है, आपको उसको देख लेना है। अगर इन प्रश्नों पर ज़्यादा सर्च करना है तो थोड़ा गूगल सर्च कर लोगे तो और बेहतर मिल जाएगा, ठीक। आई होप आपको कंटेंट बेहतर लगा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कंटेंट में और बेहतरीन कंटेंट में, अच्छे से और बढ़िया से। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।